देखो जरा, यही हेडिंग लिखा है ना आपने, इसको समझ लो। धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, प्ले है काजल। ये आपको दो टाइप से पूछा जाता है, दोनों टाइप से देख लिया है हमने आगे, और लगेगा बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम दिमाग में एकदम फिट हो चुका है, तो ये कोई भी डेरिवेशन अब आएगा वो भी इजीली हो जाएंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, सब में बायो-सेवर्ट का नियम लगेगा। यहां लिख देते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बी बराबर μ0/4 ये कांस्टेंट हो गया। अब बायो-सेवर्ट का नियम लगाना है तो आई का पता होना जरूरी है, डीएल का पता होना जरूरी है, साइन थीटा और दूरी के वर्ग का पता होना चाहिए। दूरी का पता चल जाएगा तो वर्ग तो निकाल ही देंगे। इसका यूज करना है हमें, इसका मतलब जो भी डायग्राम नया बनेगा उसमें ये सब चीजें हमें दिखानी होगी। अब देखो डायग्राम कैसा बनेगा, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार मतलब एक तार हमें बनाना है और तार को कैसे फेस में दे देना है, गोल। जैसे कि ये है, सपोज एक सर्कल है, एक तार है, आपको इसी रूप में इसको मोड़ देना है बस। ठीक है, कैसे, डायग्राम में थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा, हल्का सा डिफरेंट, मतलब एक ही चीज डिफरेंट होगा, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्यों बना रहा हूं। गोला का क्रेडिट निधि को जाता है, वही लेके आई थी, उससे मैंने मांगा था तो उसने अपना जो था उसको काट कुट के अगले दिन लाके दे दिया, ये लीजिए। हाँ, चालन कहते हैं ना, ये चालन का है, उसी का है ना, चालन का, जैसे आटा वगैरह। मैंने मांगा, वो उसने अगले दिन काट कुट के लाके दे दिया, करवा चौथ के दिन। ठीक है, दिया दुआ क्या किया है कभी प्रैक्टिस? अब छोड़ो करवा चौथ का ख्वाब मत देखो, ये पढ़ो अभी, ये धारावाही वृत्ताकार लूप है, अभी फिलहाल ये है तुम्हारी किस्मत में। देखो ये डायग्राम में बस चेंज मैं ये कर रहा हूं थोड़ा सा। अब देखो ये तार, इस तार में हमें करंट फ्लो करवाना है, तो प्रैक्टिकली सोचो, ये तो पूरी तरह से बंद है और करंट फ्लो करवाना है तो तार के दो टर्मिनल को पकड़ के मुझे बोर्ड के अंदर डालना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम ना बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा, हल्का से ये चेंज करते हैं हम, इधर से ना ये नीचे की तरफ हम खींचते हैं, जैसे बैडमिंटन होता है ना, बैडमिंटन। ये क्या शो कर रहा है, ये तार है और ये यहां से क्या जाएगी, करंट जाएगी, घूमेगी और फिर यहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो टेक्निकली डायग्राम ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगा। दो केस मान के चलना है हमें, वो लास्ट में वो केस आएगा। पहला केस में मानना है कि आपने वो तार बस एक ही बार घुमाया है, और सेकंड केस होगा कि आपने तार को n टाइम्स घुमाया। n का मतलब 10 बार, 20 बार, 10 लाख बार, कुछ भी हो सकता है। आपने वो तार को बार बार घुमाते चले गए हो। तो अभी सिंगल केस मान के चलते हैं कि माना अभी आपने सिर्फ इसको एक बार घुमाया है, इस तार को एक कुंडली कहते हैं इसको, कुंडली में सिर्फ आपने एक फेरे दिए हैं, फेरे, एक राउंड आपने दिया है। उस केस में देखो क्या लगेगा, बहुत सिंपल है, जो जो पूछा है वो बनाते जाओ, खुद ही डायग्राम बनते चला जाएगा। तो पूछा है धारावाही वृत्ताकार लूप, ये एक वृत्ताकार लूप हो गया, और धारावाही कब होगा, ये जब इसमें हम कितने एम्पियर, इसमें माने कि हमने करंट फ्लो करवा दिया, सपोज हमने ये करंट फ्लो करवा दिया आई, तो अब ये क्या हो गया, धारावाही लूप हो गया। तो धारावाही वृत्ताकार लूप, या फिर इसे क्या कहा जाएगा, कुंडली के केंद्र में। कुंडली कब कहेंगे, जब इसके टर्न्स एक नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्न्स होंगे, उसमें तार 10-12 बार या 15-20 बार तार लपेट देंगे, तब ये कुंडली के रूप में आ जाएगा। के कारण कहाँ निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, इधर सेंटर पे, सेंटर पे हमें कैलकुलेट करना है चुंबकीय क्षेत्र। अब बायो-सेवर्ट का नियम यूज करेंगे, तो बायो-सेवर्ट के नियम में देखो, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, आई का पता चल गया हमें, आई तुमने माना ही है कि आई कितना बह रहा है, आई एम्पियर का बह रहा है। डीएल क्या होता है, स्वल्पांश, तो सबसे पहले आपको स्वल्पांश लेना पड़ेगा। स्वल्पांश मतलब एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये वृत्ताकार धारावाही लूप है तो इसमें आप एक छोटा सा हिस्सा कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी एक छोटा सा हिस्सा ले लो। माना कि इसका एक छोटा सा हिस्सा हमने यहां ले लिया है, सपोज दैट, कहीं पे भी ले सकते थे, इधर 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 कहीं पे भी ले सकते थे, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने ये, और इस हिस्से का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं।
मान लिया कि पूरे उसकी तार की लंबाई है, डीएल के हिसाब से ही चलते हैं वैसे भी हम हर बार। क्या है, तार की लंबाई कितनी है, सपोज एल है, तो इस छोटे से हिस्से का क्या मान लेते हैं हम, डीएल। एक स्वल्पांश ले लिया। अब आओ, आई का पता चल गया, डीएल का पता चल गया, थीटा। थीटा किस किस के बीच निकालते हैं हम, स्वल्पांश और दूरी के बीच। दूरी का पता करो पहले, डीएल से सेंटर के बीच की दूरी पहले हम पता करेंगे। मान लिया कि केंद्र तक के बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गया, या आपके रिफ्रेशर में हो सकता है, सबकी रिफ्रेशर डिपेंड करता है क्या है, किसी किसी बुक में ए से दिखाया गया है, ए से, स्मॉल ए से। नॉर्मली हम त्रिज्या को आदत है कि शुरू से आर से पढ़ते हैं हम त्रिज्या को, ठीक है। आप ए से दिखाओ चाहे आर से दिखाओ, आपकी मर्जी है। किस चीज से दिखाएं बताओ, आर से दिखाएं, चलो ठीक है। देखो मान लिया कि इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। कहाँ की बीच की दूरी, डीएल और इस बीच का पॉइंट पी मान लो या ओ मान लो, सेंटर है ना तो ओ मानते हैं, बीच की दूरी आर हो गई। थीटा किसके बीच लगता है, आई डीएल और आर के बीच बनने वाला कोण होता है थीटा। मतलब डीएल तो जा रहा है किस तरफ, ऊपर की तरफ, और आर ये है, तो बताओ इसके बीच एंगल कितना बन रहा होगा। डीएल ऊपर जा रहा है सीधा और ये आर सीधा ऐसे में, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। और ऑलवेज 90 डिग्री का ही बनेगा अगर वो वृत्त है तो, क्योंकि कभी भी वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाओगे तो उसके बीच जब भी एंगल बनेगा तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। अगर परिधि पर आप ऐसे लंबवत लेते हो और केंद्र को मिलाओगे कभी भी, चाहे वो यहाँ लेते चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, किसी भी दिशा से लो दूरी समान मिलेगी, तो हमेशा एंगल कितने डिग्री का क्रिएट होगा, वृत्त के केस में 90 डिग्री का। तो हमें थीटा का पता चल गया कि थीटा कितना है इसके बीच। यहाँ तो जगह नहीं है बट फिर भी आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। चीजें समझ में आ रही है। डायग्राम और बड़ा बना दूं, ठीक है, चाहो तो बड़ा भी बना सकते हैं, अगर ऐसे में चीजें पूरी अच्छे से नहीं दिख रही है पीछे से तो। वैसे मेरे से तो गोला बनता नहीं है, तुक्का मारते हैं, क्या पता बन ही जाए। मान लिया कि ये दिख रहा है, यहां से निकल रहा है, अरे छोड़ो ना उतना, मान लो कि गोला है ये, और इसमें क्या है, ये ऐसे तार आ रहा है, कितनी करंट बह रही है इसमें, आई एम्पियर की करंट। ये बैडमिंटन मान लो बड़ा सा, ये ऐसे गोला है, गोले का केंद्र है, केंद्र से गोले की दूरी कितनी है, स्वल्पांश की। मान लिए कि तार की लंबाई L है, L लंबाई का तार है, तो छोटा सा हिस्सा क्या होगा, DL। सेंटर को मान लो O मान लो या P मान लो, और दूरी कितनी है दोनों के बीच की, R। DL की दूरी कितनी है, स्केल कहाँ गया यार, ये R हो गया। करंट कितनी एम्पियर की बह रही है, I एम्पियर की, तो I मिल गया, DL का पता चल गया। थीटा किसके बीच निकालते हैं हम, थीटा निकालते हैं DL और R के मध्य बनने वाला कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और दूरी तो पता चल गया, दूरी कितना है, दूरी कितनी मानी हुई हमने, R²। अब निकालें इसको, डिराइव करें, बहुत सिंपल है। तो बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे और इसको डिराइव कर सकते हैं हम। आप कहाँ पे, जो DL है ये एक रेखा हुआ, DL भी एक छोटा सा रेखा है, छोटा सा हिस्सा है, हमेशा ऐसा नहीं है, ये छोटा सा हिस्सा, मैंने अपने समझाने के लिए इसको लंबा खींच दिया है, बट एक छोटा सा हिस्सा है बस, ये छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है सीधा। अब बायो सेवर्ट के नियम से आओ, मीन डेरिवेशन। यहाँ कुछ चमक रहा है कैमरे वगैरह में कहीं, बायो सेवार्ट है या सेवर्ट है, सेवार्ट या सेवर्ट के नियम अनुसार या नियम से लगाओ जरा बायो सेवर्ट का नियम। पहले छोटे हिस्से से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, छोटे हिस्से से निकलने वाला, ठीक है। जब छोटे हिस्से से निकालेंगे तो हम D से दिखाएंगे, dB, छोटे हिस्से से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, dB।
ये सोल्पांस डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो या फिर कह सकते हो, लिख सकते हो डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सोल्पांस। अब यहां से शांति से देखना, ठीक है। डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कोई चीज चमक रहा होगा तो बताना। क्षेत्र B बराबर dB बराबर, ठीक है। छोटा हिस्सा लिया है तो छोटे हिस्से से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा। और हमें चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ छोटे हिस्से से नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी तार के वजह से। dB बराबर, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, म्यू 0/4 पाई, ये कांस्टेंट। धारा कितनी बह रही है, I। स्वल्पांश कितना है, dl। एंगल कितना है, साइन थीटा। थीटा की जगह कितनी डिग्री आ रहा है, और दूरी कितनी है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, dB बराबर, या फिर इसी के आगे लिख सकते हो, कितना आंसर आ गया, म्यू 0/4 पाई I dl। साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, और दूरी कितनी हो गई, r² हो गया। इतना समझ में आया। हर डेरिवेशन को इसी तरह से करना है। पहले बायो सेवर्ट के नियम से छोटे हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लो, और उसके बाद पूरे परिपथ से निकलने वाला फ्लक्स। ओके, ये हो गया। अब छोटे हिस्से से निकलने वाला, आपने फ्लक्स बोल रहा था, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र, छोटे से हिस्से से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब संपूर्ण क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप या संपूर्ण लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। छोटे से बड़ा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सोल्पांस डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपने लिखा। अब लिखो संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण या कुंडली के कारण उत्पन्न, ये 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा। इतना आसान तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अगर समझा है तो आसान लगेगा, आप लोग को आसान लगेगा, क्योंकि आपने बायो सेवर्ट समझ लिया अच्छे से, बाकियों का पता नहीं। संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब छोटे से बड़ा करना है तो हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। dB पहले एज इट इज उतारो, पहले भी बताया इंटीग्रेशन सिर्फ उसका होता है जो छोटा भी रूप में है, d के फॉर्म में जो आया है, छोटा है। जैसे dB, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए पता ना ऐसा चिन्ह लगता है, dB बराबर सांप की तरह म्यू 0/, ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, I dl/r²। इनमें से बताओ इंटीग्रेशन किसका होगा, जो छोटा होता है सिर्फ उसका इंटीग्रेशन। I अलग आ जाएगा, r² अलग आ जाएगा, बचा dl। तो ये हो गया I/r², और dl छोटा था तो dl का हो गया इंटीग्रेशन dl। समझ में आ गया, ठीक है। छोटे से हिस्से से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB था, तो संपूर्ण पृष्ठ से या लूप से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र हम कितना मान लेंगे, कितना है, B है। dB का इंटीग्रेशन, dB था छोटे हिस्से से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र, यहां से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र था dB, और संपूर्ण लूप से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, सिर्फ तार के इतने हिस्से नहीं, पूरे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है B। फिर म्यू 0/4 पाई, ये तो एज इट इज उतरेगा, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं हुआ है, I का भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, और r² का भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन किसका हुआ है, dl का। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली समझो क्या होता है, dl का मतलब हो गया छोटा सा हिस्सा जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, समान रूप से जोड़ना। अगर आप ये छोटे से हिस्से को लेकर के जोड़ते चले जाओ, ठीक है, सपोज करो ये आपका कपड़ा है, कपड़े का टुकड़ा, आप इस छोटे से टुकड़े को सिलते चले जा रहे हो तो क्या बनेगा फाइनली, एक गोला बनेगा। देखो ये छोटा सा हिस्सा है, इतना ही हिस्सा आपने और जोड़ा,
और जोड़ा, जोड़ते 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 आप इसको राउंड लोगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि बनेगी। ठीक है, बेसिकली तो ये छोटा सा हिस्सा है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन इस वृत्त के बराबर आएगा। अब वृत्त के बाहर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे ये है ना, सपोज ये वृत्त है, वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि का मतलब है इसके सिर्फ ये बाहर का जो सर्कमफेरेंस है, ये बाहर का हिस्सा है, जो ये परिधि है। आपने इधर छोटा सा हिस्सा लिया हुआ था बस, और इस छोटे से हिस्से का इंटीग्रेशन का मतलब है कि इतना सा हिस्सा, फिर इतना 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 जोड़ते चले गए तो फाइनली एक वृत्त बनेगा। वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तब इसके अंदर का हिस्सा लेते हैं। ठीक है, परिधि की बात करें तो सिर्फ बाहर का। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कक्षा 8वीं 7वीं में पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं में। कितना होता है वृत्त की परिधि, 2 पाई r। याद नहीं आ रहा है तो याद कर लो। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। और हम परिधि की बात कर रहे हैं, परिधि मतलब हमें ये बाहर से कितना इसकी लंबाई है वो पता करना है, इसलिए dl का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई r। 2 पाई r क्यों, r का मतलब होता है त्रिज्या। अगर मैं त्रिज्या r की जगह a लिखता तो वो होता 2 पाई a। अगर आपकी बुक में त्रिज्या को a से दिखाया है तो उसमें 2 पाई a लिखा होगा। तो dl कितना हो जाएगा, इसको अच्छे से लिखो, ये हो गया μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 पाई r हो गया। और ये कैसे आया मैं बगल में लिख भी देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि घर जाके कंफ्यूजन ना हो। चूंकि हिंट कर देता हूँ, चूंकि इंटीग्रेशन dl बराबर, इंटीग्रेशन dl किसके बराबर आया, वृत्त की, इंटीग्रेशन dl बराबर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि की वैल्यू होती है 2 पाई त्रिज्या। त्रिज्या हमने r लिया हुआ है तो ये r। अब इस पे देखो जरा, μ0 अपॉन 4 पाई i r स्क्वायर 2 पाई r, कुछ कट रहा है, r से r कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है। ठीक है, ये जो 2 पाई वाला हिस्सा है ये मैं नॉर्मली, चलो ठीक है काट देते हैं, क्या जा रहा है, ये 2 पाई वाला हिस्सा मैं लास्ट में काटूंगा, अभी रुक जाओ वरना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, पीसेस नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा सा ऐसा यहीं लिख देते हैं, बट यहाँ का कैमरे में नहीं आएगा पूरा। देखो जब आगे का हिस्सा मैं उधर लिख देता हूँ, b बराबर μ0 4 पाई i, मैं बस r से r काट रहा हूँ अभी। ठीक है, r से r काटेंगे तो क्या आएगा, या पूरा काट देते हैं, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 कंप्लीट। देखो आंसर क्या आएगा, b बराबर μ0, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कटा तो नीचे कितना बच गया, 2 बच गया, 2 दूना 4, तो नीचे बच गया सिर्फ 2, i ऊपर बचा हुआ है, ऊपर 2 और पाई दोनों कट चुका था, r बच गया, r से r कट गया, तो ऊपर r बचा है, ऊपर एक ही r था वो कट गया है, नीचे सिर्फ क्या बच गया, एक r बच गया है। तो आंसर क्या आ गया, μ0 i अपॉन 2r। ये आपका आंसर है। सिंपल सा डेरिवेशन, 5 नंबर देके जाएगा आपको। मैंने इसीलिए कहा कि हाँ ये आता भी है, बहुत फ्रीक्वेंट ईयर आता है ये, और इसीलिए मैंने आपको बायो सेवर्ट का नियम इतने बार रिवाइज करवाया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और लाइन ट्विस्ट करना पड़ेगा, वो ये होगा, क्या होगा यदि इस कुंडली में सिर्फ एक बार तार का फेरे नहीं लिया गया है, ये बहुत बार आपने तार के फेरे ले लिए हैं, 10-20 बार ले लिया है, तो कुछ नहीं, मान लो कि तार के फेरे आपने n बार लिया, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तार के n फेरे लिए हैं तो आप बस इसका n से गुणा कर दो। मान लो क्या लिख सकते हो इसके लिए वर्ड, माना कुंडली में तार के n फेरे लिया गया है, माना, या फिर ऐसे लिख देते हैं, माना कुंडली में तार के कितने फेरे लिए, 7 फेरे, n फेरे, फेरे मतलब टर्न्स लिख सकते हो आप, टर्न्स, n फेरे लिए गए हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र सिंपल है,
बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 2r, बस n से गुणा कर दो ना, सिंपल एन आई। कोई डिफरेंस है दोनों में? कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस n पर। देखो अगर एक फेरे लिए तो आंसर क्या आएगा, 4 फेरे लिए होते तो 4 से गुणा करता मैं, 5 फेरे लिए तो 5 से गुणा करता, 10 फेरे लिए तो 10 से गुणा करता, 7 फेरे लिए तो 7 से गुणा करता। हमें फेरों की संख्या एग्जैक्ट पता नहीं है, तो नहीं पता तो मान लिया n फेरे लिए हैं तो हमने n से गुणा किया और ये आपका है आंसर, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, उस वाला हिस्सा दिख भी रहा है, यहाँ पे म्यू जीरो है, म्यू जीरो की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? हाँ यही समझा रहा हूँ मैं आपको, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है 10 की घात -7, बट म्यू जीरो की वैल्यू क्या है? डेरिवेशन करोगे तो म्यू जीरो की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की नहीं। तरीका है एक छोटा सा कि जैसे कि, हाँ छोटा ही है, ये चमक रहा है, चलो इधर आते, इधर कोई नहीं चमक रहा होगा। आपको वैल्यू किसका पता है? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की घात -7, और वैल्यू चाहिए किसकी? यहाँ म्यू जीरो कब आएगा? जब 4 पाई, जब 4 पाई मतलब 4 पाई ऊपर चला जाएगा, छत पे चला जाएगा, तो म्यू जीरो की वैल्यू आ जाएगी, म्यू जीरो बराबर आ जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात -7, तो यहीं से निकल जाएगा म्यू जीरो की वैल्यू। ठीक है, जहां म्यू जीरो बराबर 4 पाई की 4 पाई, जो भी करके फील आए, याद रहे, म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणा 10 की घात -7, ये आपकी वैल्यू हो गई, ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो सिंपल है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 22/7, तो 4 गुणा, कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करो जल्दी से, 4 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -7 कितना आएगा? वो ऐसे ही हो जाएगा, 4 चौको 16, 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिया 12, 1 13, 13.56 गुणा 10 की घात -7। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या एग्जैक्ट आएगी? 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? इधर लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 10 की घात -7, 4 का गुणा करो, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिया 12.56 गुणा 10 की घात -7। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। मैं इसलिए ये नहीं लिखा क्योंकि आप जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं पाई आएगा ऊपर नीचे कहीं पे भी, तो पाई से पाई डायरेक्ट कट जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी इस कैलकुलेशन की। समझ में आया ये डेरिवेशन? समझा दूं फिर से एक लास्ट टाइम? हो गया? बस बायो सेवर्ट का नियम लागू किया हमने। ठीक है, रिश्ता वही था, सब कुछ वही था, बस सोच नहीं थी। रिश्ता वही मतलब फॉर्मूला वगैरह सब वही था, बस डायग्राम चेंज कर दिया हमने। समझ गए? पहले छोटे सारे डेरिवेशन में आपको पहले छोटे हिस्से के कारण निकलने वाला निकालना है, फिर इंटीग्रेशन करके संपूर्ण कुंडली या जो भी दिया उसके कारण निकाल देना है। उतार लो, कुछ पूछना है इसमें? मिटा दूं, कर लोगे खुद? ठीक है, उतारो इसको, फिर अगले डेरिवेशन पे आते हैं, अगले लेक्चर पे।